नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। हम फिर से हाजिर हैं एक नई चर्चा के साथ। आपका स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी भाई आदित्य पर। यूपीएससी आईएएस 2021 के एक अधिकारी हैं, वो लखनऊ में ही रहते हैं। उनका नाम अंशिका वाजपेयी है। उनकी पोस्टिंग भी यहीं पे हुई है, तो हमको लगा क्यों ना साहब से बात कर ली जाए। और बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में थी कि उनसे पूछा जाए और जांचा जाए कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी भाई आदित्य पर। जैसे कि आपने बताया कि लखनऊ से हैं आप और यहीं आपकी पोस्टिंग है, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे आपसे। इंटरव्यू आने वाला है अभी, डेट्स आने वाली हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो यहीं से शुरुआत की जाए। बताइए अपने जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि आपने जब बातचीत हुई आपसे तो आप बता रहे थे कि पहला इंटरव्यू था आपका वो। तो उस पहले बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, वो हमसे भी पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि बताइए साहब, जिनसे आप बातचीत होती है आपकी, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आपका एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह आप उस तरह बताइए कि क्या आपके समय में हुआ था और अभी क्या लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं बोलूँगी कि जब भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, कॉन्फिडेंस हो आपके पास। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, और नर्वस नहीं होना है जब हम फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जैसे हमारा रिटर्न का रिजल्ट आता है, उसके बाद एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना होता है। उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ को हमें बहुत ही हर एक चीज़ उसमें आप बहुत माइन्यूटली देख कर भरिए, कि बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आपके डैफ से ही वो पूछ लें। और हॉबी वगैरह क्या है, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, वो सारी चीज़ें। इंटरव्यू में बेसिकली एक चेयरपर्सन रहता है, जो हेड रहता है उसको करते हैं इंटरव्यू, बाकी 4 मेंबर्स अलग से रहते हैं उसमें, डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स वो सब रहते हैं। मैंने जो अपने इंटरव्यू में गलती की थी कि चेयरपर्सन मैम थी, एंड शी हैज़ गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड कि शी इज़ दिस एंड यहाँ यहाँ से वो आई हुई है। और मैं अपना प्रिपेयर करके गई थी कि मुझे हिंदी में देना है इंटरव्यू, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, आपसे पूछा भी नहीं जाता है। पे पूछा जाता है ऐसा कि आप नहीं, विच लैंग्वेज यू प्रेफर? नहीं आप डायरेक्टली पूछेंगे? नहीं, कुछ नहीं पूछते कि आपका ये रहता है कि आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। जब आईएएस का होता है इंटरव्यू, उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आपको किस लैंग्वेज में देना है, हिंदी में या इंग्लिश में। इसमें लिबर्टी या फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है कि आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो मैं अपना माइंड प्रिपेयर करके गई थी कि हिंदी में दूंगी और कॉन्फिडेंटली दूंगी उस चीज़ को। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी मैं इंग्लिश में दूँ तो कहीं कुछ चीज़ों में मैं रुक जाऊँ या कुछ वर्ड्स मुझे याद ना आए कि कैसे क्या है, तो एक हिंदी से अच्छे से देना है। तो मैं जहाँ चेयरपर्सन मैम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, एंड मैंने पूछा मैम पोलाइटली कि मैम मे आई गिव माई इंटरव्यू इन हिंदी। मैम ने कहा नो, यू शुड ट्राई इट इन इंग्लिश। तो एक तरह से शायद वो वहाँ पे ये चेक किया जा रहा था कि आप प्रेशर में, आप जैसे प्रिपेयर करके आए, आप उसके बियॉन्ड कितना कर सकते हैं ये। लेकिन शायद मेरी मिस्टेक थी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मैंने उसके बाद पूरे आंसर्स इंग्लिश में ही दिए, एक भी वर्ड हिंदी का उसमें यूज़ नहीं किया था, क्योंकि एक मेरे माइंड में था कि नहीं, अब मुझे इसमें ही देना है। और ओवरऑल ठीक चला, अच्छा ठीक था मेरा इंटरव्यू। सेटिस्फाइड होके मैं निकली थी वहाँ से। एंड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे एक मुझे जो था मेन करंट अफेयर्स से पूछे गए थे मुझसे, स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया था, डैप से मैं पूरा पढ़ के गई थी कि लखनऊ से हूँ तो लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ का खाना कैसा है, यहाँ की हिस्ट्री। बाकी हॉबी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया था। एक मैंने स्कूल पे 2015 में मुझे मिला था मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो मैंने मज़े में लिख दिया था डैप में कि ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन देगा। उस क्वेश्चन में मैं थोड़ा फंस गई थी। उसमें पूछा कि स्कूल को आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ दिखी कि आपको दिया। अब वो थोड़ा रुकना कि मैं टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करती थी, रेगुलर थी, तो वो सारी चीज़ें मतलब अवॉइड करनी चाहिए कि आप बहुत पीछे का ना लिखें। वैसे मेरा 2015 मैंने स्कूलिंग ख़त्म की थी, तो उसी टाइम का था, तो मुझे लगा अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5-6 साल हुए हैं, डाल दिया था। तो वो मुझे लग रहा था कि नहीं डालना चाहिए था। और बाकी जो मेरा जीएस का पॉइंट बहुत अच्छा गया था। जीएस ने मुझे जो हमारा मेंस होता है राइटिंग का डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें भी बहुत हेल्प की थी, एंड इंटरव्यू में भी। उस समय जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो
दो तीन रिपोर्ट्स निकली थी। एक थी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से रिलेटेड, एंड उससे पूछा गया था कि कोई रिसेंट रिपोर्ट जो आपने पढ़ी हो, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रही थी वो सारी रिपोर्ट्स। मैंने बताया ये है मतलब मल्टी डायमेंशनल, ये इस रिपोर्ट में ये चीज़ें हैं। फिर उसी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस आए कि हाँ आपका क्या है ओपिनियन कि ये जो है इतना हमारी कंट्री, या क्या हम कर सकते हैं उसमें। तो उसका मतलब उसमें सजेशन कि हाँ ये चीज़ें की जा सकती हैं कि पॉलिसी इंटरवेंशन के थ्रू, या जो स्टेट्स का अभी इतना डेवलप्ड नहीं है उनको हम अलग से एक इंसेंटिव्स, या क्यों इतना हमारा जो पॉलिसी इंटरवेंशन क्या कमी है उसको एक एनालाइज करके इन सारी चीज़ों में हम देख सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स, जैसे आप आते हैं स्टैटिस्टिक्स से, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। इंटरव्यू में आपसे बहुत डिटेल्ड में स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछेंगे। मुझसे जैसे पूछा था एग्जांपल्स ऑफ वन वे एंड टू वे अनोवा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और उसके अलावा बेसिक चीज़ें ही पूछी थी और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। एंड ओवरऑल मेरा ठीक था इंटरव्यू। बस एक गलती वो मैंने की थी स्टार्टिंग में पूछने की, जब मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा तो उन लोगों का था ये मतलब जहाँ उनको लगा उन्होंने इंग्लिश में दिया, जब उनको मन हुआ कि वो हिंदी में शिफ्ट हो गए, वो शायद फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास उस टाइम पे नहीं रही थी। और ओवरऑल ठीक था। मैं ये नहीं कह सकती थी कि हाँ मेरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सेटिस्फाइड थी कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फिर जब निकलते हैं तो वो खुशी थी कि हाँ एक हो गया, ये दे दिया है, फिर होना ना होना फिर ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, ये लखनऊ के बारे में बता रही, बहुत सारे कैंडिडेट्स लखनऊ के हैं, तो क्या मतलब पढ़ के जाना चाहिए उनको लखनऊ के बारे में, या क्या क्या हिस्ट्री के बारे में, या फिर अभी करंट में चीज़ें हुई लखनऊ में, क्या ओवरऑल पढ़ के जाना चाहिए लखनऊ के विद्यार्थियों को? लखनऊ या जिस भी सिटीज से आप आते हैं, आपको वहाँ का बेसिक कल्चर क्या है। और जैसे लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मतलब बेसिक चीज़ है, आपसे बहुत डीप में वो नहीं पूछेंगे। या अभी कुछ अगर यहाँ पर हुआ हो, या साइंस फेस्टिवल इंटरनेशनल कुछ वैसा चलो, तो उसके बारे में अवेयर है। इंटरव्यू में बस आपसे देखेंगे आप जो आपका इन्वायरमेंट है, आप कितना अवेयर है उससे। वो आपसे वो नहीं देखेंगे आपको डीप नॉलेज है या नहीं, वो किताबी नॉलेज नहीं, किताबी नॉलेज आपकी उन्होंने देख ली है, रिटर्न में देख ली। वो एज अ पर्सन और एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कितनी अवेयरनेस है आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं। लगातार क्वेश्चन मतलब दे रहे थे बैक टू बैक, ये बताओ, ऐसा कि हाँ चलो। नहीं, वो आपको कंफर्टेबल करते हैं। जैसे वो आपका पूरा व्यू सुनेंगे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे, वो पूरा आपसे सुनेंगे कि कैसे क्या है उसमें, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उससे मतलब आराम से वो पूछते हैं। बहुत वैसा नहीं होता है कि एक प्रेशर में नहीं, आराम से आपको पूरा टाइम देंगे, आप आंसर दीजिए। इंटरव्यू में बेसिकली अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप सिंपली उसमें मना कर दीजिए। जैसे मुझसे पूछा था एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, मुझे उसमें बिल्कुल मुझे डेफिनेशन पता थी ये है, एग्जांपल मुझे तुरंत नहीं याद आया, तो मैंने जो थोड़ा बहुत पता था वो बोल दिया, एंड एग्जांपल में बोल दिया कि सॉरी मैम आई कुड नॉट रिकॉल इट राइट नाउ। आप ब्लफ मत कीजिए, उस चीज़ों को जो आता है आप जैसे हो वैसे रहिए वहाँ पर। अगर आपको नहीं आता आप आराम से बोल दीजिए कि हाँ मैम नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक इंसान को सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। आपने बताया कोचिंग, ये बात ही तो बताया कि कोचिंग तो कहीं सीखी नहीं थी, तो कैसे मैनेज किया, या फिर क्या सोर्सेज अपनाए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि आप अपने टीचर से मिली होंगी, या फिर क्या कैसे रहा उस चीज़ को, थोड़ा पेज को बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कैंडिडेट्स वो फ्रेश जा रहे हैं अभी, तो उनके क्या मतलब किस प्रकार से वो मैनेज करें इंटरव्यू के दौरान, या फिर अभी जो चल रही प्रिपरेशन, अभी जो बचा हुआ है 10-20 दिन का फेज, उसको कैसे मैनेज करें, या फिर क्या क्या तैयारी अपनी इंक्लूड करें? एक चीज़ जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मतलब वो माइंड से हटा देना चाहिए कि बिना कोचिंग के नहीं निकल सकता है इंटरव्यू या रिटर्न कुछ भी। मैंने कोचिंग नहीं ली थी कहीं से भी, और मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट थी जब उस टाइम मैं दे रही थी। मुझे लग रहा था यार आईआईटी से जो स्टूडेंट्स हैं उनका आएगा, मतलब हम देखते हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से बच्चे निकलेंगे, और जो कोचिंग्स वगैरह कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक तरह से उनको है नॉलेज अच्छी सी, मोल्ड किया जा चुका है, उनका निकलेगा। मेरे टाइम सीट्स कम थी तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा होगा, और एक तरह से उसकी वजह से भी आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं जो दूसरा कैंडिडेट है वो यहाँ से है या इस इंस्टीट्यूट से है,
तो उसका निकलेगा, वो चीज़ें नहीं लानी चाहिए माइंड में। ये सोचना चाहिए कि हाँ, अपना मैंने बेस्ट दिया है और फिर जो होगा फिर ऊपर वाले के हाथ में है। अपने आप बेस्ट से, जैसे इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक वगैरह कहीं नहीं दिए थे और खुद से ही प्रिपेयर किया था। एक था कि डीकेटी के यूट्यूब चैनल्स पे काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ पड़े हुए थे, उसको वो देखा कि वो कैसे आंसर्स दे रहे, वो सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते थे आप। और प्रीवियस ईयर के एक सेट्स आपको मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब पूछे गए हैं उसमें। वो देखिए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ, क्योंकि एक जो भी ज़्यादा क्वालिफाई कर चुके थे उन्होंने अपना एक डाल के रखा था इंटरनेट पे, प्रीवियस ईयर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू बना के स्क्रिप्ट दिया कि वो ट्रांसक्रिप्ट चीज़ें बना होती के हैं। रखी हुई थी, वो मैंने देखी थी कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी नर्वस मैं भी थी कि फर्स्ट टाइम था, कुछ आइडिया नहीं था कैसा जाएगा। एक गलती जैसे मैंने खुद ही कर दी थी पूछ के, अगर शायद कहीं दिया होता तो वो नहीं पूछना होती गलती। बाकी कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ जो होगा, नहीं भी होगा तब भी ठीक है। वैसे मेरा था कि थोड़ा मैंने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया था कि हाँ बहुत अच्छे से करना है, मतलब हो जाए मेरा उस एक। लेकिन मुझे लगता है नहीं भी हो तभी आप खुश रहो, उस तरह से जाओ कि होगा अच्छा है, नहीं होगा फिर भी मैं अच्छा है, सही है, क्योंकि लाइफ नहीं खत्म होगी। बढ़ सकती है कभी भी। आप वो तो एक कई कंटिन्यूअस डायरेक्शंस प्रोसेस है, वो प्रोग्रेस होता रहेगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, वो गए थे एफ का देने, तो उनका जब मैंने सुना, मतलब इंटरव्यू से पहले काफ़ी मोटिवेशनल स्पीचेस देख कर गई थी, उनका नहीं हुआ। फिर एक लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता है इससे अच्छा आपके लिए कहीं कुछ हो, आप जानते हो कहाँ तक गए। तो अगर कोई चीज़ नहीं भी हो रही है और आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं, तो मे बी गॉड ने आपके लिए बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा लिखा हो। कितना नंबर मिला था इंटरव्यू में, याद है कुछ? हाँ ज़्यादा तो नहीं थे, 106 थे 106। आउट ऑफ 200। एवरेज नंबर बोलेंगे उसमें, लेकिन मेरे में क्योंकि चेयरपर्सन सेम थी तो सबका ही लॉट पूरा वैसे ही गया था, मतलब 126 शायद हाईएस्ट थे। अच्छा, ये इंटरव्यू के दौरान जैसे कि अलग अलग लोगों से लोग बात करते रहते हैं, जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो गए या फिर जो सीनियर मोस्ट हैं या फिर टीचर्स हैं उनसे बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो फ्रेश कैंडिडेट है या फिर एक दो बार जो इंटरव्यू जा चुके हैं वो अलग अलग लोगों से जब बात करते हैं तो अलग अलग लोगों के जो एडवाइस मिलते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं या फिर उनको करना चाहिए या फिर नहीं अवॉइड करना चाहिए उनको? ये डिपेंड करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एडवाइस भी आपके लिए हार्मफुल हो सकती है कि आपको यहाँ से भी एडवाइस ऐसी मिल रही है, वहाँ से भी मिल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप सुनिए एडवाइस सबकी, आपको जो चीज़ें लग रही है ये मेरे पाथ के लिए सुटेबल है, आप उसको लीजिए। और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत मतलब होइए, जिनका हो चुका है आप एक पॉजिटिव उससे जाइए। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि हाँ काफ़ी टाइम दिया नहीं हो पाया, तो आपको एक नेगेटिव, आप एडवाइस हर जगह से दीजिए, लेकिन जो चीज़ें आपको लग रही है कि हाँ ये मुझे चेंज कर सकते हैं या ये पॉजिटिव है, उन चीज़ों को आप लीजिए। और बाकी आप इंटरव्यू में आप जैसे हैं आप वैसे जाइए, मैं ये कहूँगी। दिखावा करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, नहीं। कुछ भी दिखावे की कुछ भी नहीं, आपको जो नॉलेज है आपकी बेसिकली वो नॉलेज देखेंगे। आपको जो नॉलेज है वो आपको अगर आता है आंसर आप दीजिए, नहीं आता है तो उसमें आप पोलाइटली मना कर दीजिए कि हाँ नहीं आता, ये चीज़ें हैं, अभी मुझे और ज़रूरत है इस पर थोड़ा डीप नॉलेज की, तो ये सारी। कभी ये हुआ कि मान लीजिए लगातार क्वेश्चन फेंक दिया और नहीं आ रहा हो कि रैपिड हाँ कि अरे साहब ये भी नहीं आ रहा है, अरे सॉरी मैम ये भी नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ कभी कुछ? मेरे साथ तो नहीं हुआ था, हाँ। एक दो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, मैंने मना कर दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि नहीं आ, अगर हो भी रहे हैं तभी कुछ नहीं, आप बोल दीजिए कि हाँ नहीं आता है, वो आपकी ट्रुथफुलनेस भी देखेंगे। क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो भी आपका पूरा हर चीज़ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं आ रहा है तो आप क्या बताएंगे, आप उसमें कुछ गलत तो नहीं बता सकते। आपके पास एक ही चॉइस है कि आप एडमिट कर ले उसको कि हाँ मुझे ये नहीं आता है, या आगे सरेंडर कर दें कि भाई साहब ऐसा है, उनको नहीं आता है। बिल्कुल सरेंडर नहीं, लेकिन हाँ एक पोलाइट वे में
कि मैम आई डू नॉट नो अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आई विल डेफिनेटली स्टडी। बाकी बहुत नर्वस होके मत जाए, जो भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल नर्वस नहीं, एक आराम से जाना है। एक एक कहते नहीं फेस टाइप में कि एक फेस है, इसको मुझे देना है, बस आराम से वापस आ जाना है। कोचिंग बता रही नहीं किया है, किस समय प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने, या कब आया कि हाँ आईएसएस की तरफ मोड़ लेना चाहिए, इसको थोड़ा बताइए। बेसिकली एमएससी के बाद तो मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, कुछ चीज़ें थी, उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ ये एग्ज़ाम मैं दे सकती हूँ, और डेडिकेटली मैंने 6 मंथ दिए थे इस प्रिपरेशन के लिए। ओनली 6 मंथ, लेकिन कंटिन्यूअस मैंने उसमें अपना पूरा दिया था 100%। अच्छा। और क्योंकि ये मैंने खुद से किया था तो थोड़ा माइंड में था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा था मुझे स्टार्टिंग में कि मैं दे पाऊँगी, या थोड़ा अपने आप में भी अंडर कॉन्फिडेंट थी। 10 सीट्स थी, 11 सीट्स थी, मतलब 10 का हुआ था सिलेक्शन। और जैसे ही मुझे याद है नोटिफिकेशन आया, मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल रोने लगी थी कि 11 सीटों में नहीं होगा। और लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मैंने 6 मंथ प्रिपरेशन की थी, लेकिन बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स था, तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ें तो हमें बेसिक पता होती हैं कि ये चीज़ें हैं। एमएससी मैंने स्टैटिस्टिक्स में की थी, तो आप बिल्कुल न्यू नहीं होते उस चीज़ के लिए, आपको एक बेसिक चीज़ें तो मालूम होती हैं कि हाँ ये टॉपिक्स हैं या ये चीज़ें हैं। तो इस पर बात करेंगे। हाँ। पहले तो ये बताइए साहब, मास्टर और ग्रेजुएशन कहाँ से है? ग्रेजुएशन मैंने किया था नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ से, और मास्टर्स मेरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है। तो मास्टर में बीबीयू पहुँच गई, मास्टर्स में भी। थोड़ा नज़दीक पड़ गया घर से। हाँ। बताइए साहब बीबीयू के बारे में कुछ, क्योंकि अभी हाल में ही अपने साहब से बात हाँ, की है, अमृतसर का। अमित मिश्रा सर साहब हैं, हमने बहुत से बढ़िया बातचीत की है। अगर आप बातचीत को देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप देख सकते हैं। पढ़ाया है आपको उन्होंने? हाँ, अमित सर ने पढ़ाया मुझे। और बीबीएयू का मैं बोलूँगी वो एक यूनिवर्सिटी नहीं, वो एक फैमिली है। एक जैसे छोटी सी फैमिली, वहाँ सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब चाहे जिसका नाम मैं ले लूँ, मधुलिका मैम, अमित सर, जितने भी टीचर्स हैं वो हमेशा मतलब रहेंगे आपके सपोर्ट के लिए। और एक तरह से एक छोटी सी फैमिली थी, स्टूडेंट्स ज़्यादा थे नहीं एमएससी में, तो अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं हम जाते थे टीचर्स के पास, एंड कभी मना नहीं किया किसी भी टीचर ने। किसी के पास भी गए कि हाँ ये नहीं आ रहा है समझ में, तो पूरा टाइम देते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस बीबीएयू का काफ़ी अच्छा रहा है। और अमित सर की जो बुक थी आईआईटी जाम एंड गेट की, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी मेरी प्रिपरेशन में। आपको बाई हैंड मिली कि या बाई उस पोस्ट मिली थी? नहीं, बाई हैंड मिली थी, सर ने बाई हैंड मिली थी। क्योंकि साहब ने बताया कि हमने बाई पोस्ट भेजी है हाँ, लोगों बाई को। पोस्ट भी काफ़ी लोग, हम लोग तो स्टूडेंट्स ही थे, तो बाई हैंड मिली थी सर से। सर ने उसी समय ही पब्लिश की थी। अच्छा। काफ़ी वो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जैसे आप मतलब मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल थी वो। अच्छा। आईआईटी एग्जाम्स के क्वेश्चंस था, उसमें एक क्वेश्चन के 2-3 सॉल्यूशंस थे। तो आपका माइंड किस तरह से, आपको एक क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा हाँ इन 3 वेज से इसको हम कर सकते हैं। तो वो मतलब एक आपका एक माइंड ओवरऑल डेवलप हो जाता है क्वेश्चंस देख के कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हम अप्रोच कर सकते हैं, थर्ड वे जो आपको समझ में आ जाए। वो सारी चीज़ें थी। ये आईएसएस वाला कीड़ा कहाँ से जगा, यहीं से? हाँ, ये यहीं के टीचर्स ने जगाया? हाँ जी, मुझे अभी भी याद है, मेरे पास बुक्स नहीं थी। जो भी फॉरेन राइटर्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली बहुत सारी बुक्स होती हैं जो मार्केट्स पे नहीं अवेलेबल है। बेसिक बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन मुझे याद है कि मैं जब मेरा एमएससी का लास्ट सेमेस्टर था, कोविड आ गया था, एंड मेरे पेरेंट्स की डेथ उसी में हुई थी, कोविड में ही। एक तरह से बहुत ही लो मोमेंट था उस बीच में, जो चीज़ें शायद आपने कभी सपने में ना सोची हो और वो एकदम से हो जाए, वो भी विद इन 6 मंथ मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हुए थे। वो सारी चीज़ें, उस चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए।
और इवन ये एमएससी के दौरान था जब वहाँ पर बीबीए में थे आप? हाँ, मेरा 4th सेमेस्टर था। कोविड आ गया था, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हो गई थी। हाँ, उस समय उस बंद हो समय गया था, सही कह सब रहे कुछ बंद था एंड घर मतलब पर्सनल लाइफ पे पूरा, पूरा इफेक्ट हुआ होगा। क्योंकि वो फेज़ ही सबसे बुरा था मुझे लगता है कि वो जो टाइम पीरियड था मेरी लाइफ का सबसे जो लो मोमेंट रहता है उससे भी बुरा मैं कहूँगी कि आप एक कहते हैं गड्ढे में गिर गए, मुझे लगता था मैं पूरा कि पूरा उसमें खाई में ही चली खाई गई। में गिर चुकी हूँ। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था कैसे क्या करना है। और कभी मैंने इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी रही नहीं मेरे ऊपर, तो क्योंकि पेरेंट्स ही संभाल लेते थे हर एक चीज़, तो वो सारी चीज़ें आना। इवन मेरा तो था यार अपनी भी लाइफ ख़त्म ही कर दो, कुछ रखा नहीं है इसमें। ऐसा मेरा फेज आ गया था कि कहीं निकलना नहीं, कहीं बात नहीं करना लोगों से, एक रूम में ही रहना और कुछ समझ में नहीं आना कि कैसे क्या होगा आगे, क्योंकि आपको कुछ आगे दिख नहीं रहा है, कोई भी लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कैसे उसको करोगे उस चीज़ को। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी क्योंकि जब पापा एक्सपायर हुए तो मुझे लगा यार ख़त्म करते हैं, लाइक कुछ बचा ही नहीं अब तो लाइफ में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे शुरुआत से लेके आज तक। उन्होंने हर चीज़ में मेरा सपोर्ट किया था और एक तरह से मोटिवेशन आपको देना कि आप हर चीज़ शेयर कर सकते थे, ऐसा बॉन्ड था। तो वो सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट की थी। फिर मुझे लगा अगर मैं अपनी लाइफ भी ख़त्म कर लेती हूँ तो क्या मतलब किसको इफ़ेक्ट, क्या दुनिया में कुछ चेंज होगा, या अगर मैं मर के ऊपर भी गई तो पापा मम्मी कहेंगे यार ये भी ऐसे ही आ गई। मतलब कुछ था कि अंदर कुछ चेंज लाना है, कुछ सोसाइटी के लिए, या कुछ अगर मैं अपनी लाइफ से किसी की कुछ ला सकती हूँ पॉजिटिव चेंज, तो वो मैं लेकर, मतलब ये था कि एक जगह बैठ के रोने से कुछ नहीं होने वाला। मैं पूरा दिन रोती रहूँ, मैं पूरा महीने रोती रहूँ, क्या कुछ जो हमारे आसपास से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। और मुझे लगता है जो आपके बहुत क्लोज होते हैं उन्हीं को फ़र्क पड़ता है आपके रहने ना रहने से। बाकी दुनिया तो चलती रहेगी, वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। अंदर से वो आपको एक मोटिवेशन आनी चाहिए। मेरी सिस्टर्स के, मेरे भाइयों का, सबका, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, एक सपोर्ट था। इसको समझाइए थोड़ा सा कि जब जब लोगों से हम बात करते हैं, स्टूडेंट से जब ऐसे नॉर्मली जब मिलते हैं तो उनको अपनी स्टडी में ही बहुत सारी प्रॉब्लम दिखने लगती हैं उस फेज में, या कैसे टैकल करें, या हमारा नहीं हो रहा है तो कैसे पढ़ें। जो आपकी यथास्थिति थी उस समय वो शायद लोगों से और भी ज़्यादा कठिन था। सो हाउ यू मैनेज एट दैट टाइम टू रिकवर इन दिस सिचुएशन? बस एक चीज़ थी मेरे माइंड में कि यार कुछ करना है, मतलब कुछ एक तरह से रोने से इन सबसे कुछ फ़ायदा नहीं है। जो कर सकते हैं कुछ ना कुछ करना है। और जब मैं मैम से मिली, एक मैम ने भी मोटिवेशन दिया कि नहीं तुम बच्चा पढ़ लो, उनके यही वर्ड से तुम पढ़ लो। मधुलिका मैम मधुलिका मैम ने, अगर मैं जो बुक्स चाहिए तुम, मतलब ले एक जाओ। तरह से एक अंदर से भी आए, एक मुझे रास्ता दिखा कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे उस समय तो रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और मैंने अपनी स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, क्योंकि कोचिंग वगैरह कुछ थी नहीं। तो मुझे लगता है जो मैंने अपने उससे एनालाइज किया है कि अगर आपको कोई भी पेपर निकालना हो, एक्स वाई जेड कितना भी बड़ा हो, आप सिलेबस अपने सामने रखिए, लास्ट ईयर पेपर्स, अच्छा। दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने वही किया था, सिलेबस जो भी था हमारा, मैंने देखा उसमें एक एक टॉपिक, जैसे पेपर 1 प्रोबेबिलिटी है, मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ, वो बहुत वास्ट सिलेबस है उसका, वो सारी चीज़ें पढ़ी। फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए पिछले 5 सालों के, लास्ट 5 ईयर्स के मैंने देखे थे, हाँ, ये है। और फिर मैं एक नोटबुक बनाती गई, ये क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आ चुका है, फिर उसका खुद से सॉल्व करके देखा कि कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। एक बुक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, वो मैंने बहुत अच्छे से लगाई थी। तो सारे क्वेश्चंस का उसमें जस्ट दिया हुआ है, आप सारे क्वेश्चंस उसमें इतना है, अथा है कि हाँ, वो आप तो उसमें कर सकते थे। अगर मैं किसी क्वेश्चंस में फंस जाती थी, मैं छोड़ देती थी उसको, बहुत ट्राई किया, 1 घंटे ट्राई किया कि इसका कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन आ जाए। और अगर क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं, 1 घंटे ट्राई किया, 2 घंटे किया कि यार हो नहीं रहा है, ये कैसे होगा। फिर एक दो फ्रेंड्स थे, उनको व्हाट्सएप किया कि इसका कैसे किया है, कैसे होगा।
उनके पास है सॉल्यूशंस तो वो लोग भेज देते थे, वहाँ से नहीं हुआ फिर मैं सर या मैम से पूछती थी कि सर ये मतलब मैम कैसे हो ये इसमें है। एंड टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे, वो कर दे मुझे बता देते थे कि ये ऐसे है। वो सारी चीज़ें मतलब हेल्पफुल रही प्रिपरेशन में मेरी। मेन यही है कि आप लास्ट ईयर पेपर्स ज़रूर एनालाइज कीजिए एंड क्वेश्चन पेपर्स। फर्स्ट सेकंड तो मैनेज कर लेंगे आप, जैसे कि बता रही क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यहाँ से, या फिर मान लीजिए गेट और IIT जैम के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगा। थर्ड फोर्थ मतलब एग्जैक्टली कहाँ से मैनेज करती थी, और कोचिंग जब नहीं करी तो किस क्या पैरामीटर सेट किए थे कि कैसे माप, मतलब अपने आप को आंका कैसे कि ये जो मैं लिख रही हूँ आंसर वो मे बी सफिशिएंट होगा एग्जाम के लिए, या कौन ये सब बताता था, या अपने आप कैसे एनालाइज करती थी? ये मैंने किया, खुद से ही एनालाइज किया था, क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हैं आप खुद लिख कर देखिए, आपने जैसे क्वेश्चन मल्टीकोलिनैरिटी से है, आपने लिखा और फिर बुक्स पढ़ी आपने, फिर आपको लगा नहीं इसमें ये चीज़ें भी हम डाल सकते थे या ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये एग्जाम्पल दे दिया। एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था, मैं जब भी नोट्स बनाती थी डेफिनेशन लिखा, एग्जाम्पल और जो भी उससे मेथड्स हैं रिलेटेड, वो नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे अपने, और उन सारी चीज़ों से डील किया। जैसे आपने कहा पेपर 3 एंड 4, पेपर 3 में हमारा होता है सैम्पलिंग, इकोनोमेट्रिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का कुछ पोर्शन आता है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाई SC गुप्ता एंड BK कपूर सर की पढ़ी थी, एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैंने 2 बुक्स रेफर की थी, दामोदर एंड गुजराती एंड एक कौशानी की बुक है। कौन सी? एक कौशानी, एक कौशानी की बुक है, वो ग्रीन एंड येलो कवर में है उसका। दामोदर एंड गुजराती से मेरे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल वे में क्लियर हो गए थे कि प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है, एंड एक कौशानी से मुझे ये मिला कि हाँ आंसर्स मुझे लिखने कैसे हैं। वो बेसिकली थ्योरेटिकल टाइप में बुक थी, लेकिन उसमें समझाया बहुत अच्छे से था। जब आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा हर एक चीज़, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप पढ़े आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वो रट्टाफिकेशन ही होना चाहिए। जैसे मेरी स्कूलिंग में भी आदत थी, अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ और मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फिर मुझे बहुत उलझन होने लगती थी। ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगता था जो मैं पढ़ रही हूँ उसका कोरिलेट मैं कर सकूँ प्रैक्टिकल से, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और पेपर 4 जैसे है उसमें 8 होते हैं, 8 पेपर्स होते हैं, उसमें आपको 2 सेलेक्ट करने होते हैं। उसमें मैंने सेलेक्ट किया था, मैं 3 पढ़ के गई थी, वाइटल, क्वालिटी एंड मल्टीवेरिएट। मैंने 3 पढ़े थे क्योंकि मेरे जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे थे, मल्टीवेरिएट का पेपर ऐसा था मेरे मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर जिस साल मैंने अटेम्प्ट दिया था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट आया हुआ था। तो मल्टीवेरिएट पसंद तो था मुझे, लेकिन मुझे लगा इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाएगी तो मैं कर नहीं पाऊँगी, पॉसिबल नहीं उस चीज़ को करना। वाइटल एंड क्वालिटी ऐसा था, थ्योरेटिकल थे, एंड मल्टीवेरिएट इज़ मोर कि आप उसमें न्यूमेरिकल्स एंड प्रूफ वगैरह डेरिवेशन से रिलेटेड था। मैं 3 पढ़ के गई थी कि जो 2 मुझे अच्छे लगेंगे उसमें मैं करूँगी। मेरे साथ ये हुआ था एग्ज़ाम में कि पेपर 1 एंड 2, पेपर 1 में जैसे प्रोबेबिलिटी आता है, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, कंप्यूटर, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड सम रैंडम वेरिएबल और मल्टी वो क्या कहते हैं कोरिलेशन का चैप्टर। हाँ, कोरिलेशन और वो पूरा मतलब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन रहता है। काफ़ी वास्ट सिलेबस रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है, वो आप एंड तक पढ़ते जाओ, पेपर 1 कभी नहीं कंप्लीट होगा आपका। तो मेरे साथ ये हुआ था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो मैंने पढ़ी थी, मुझे था कि ये थोड़ा पोर्शन मेरा अच्छा है प्रोबेबिलिटी के कंपैरिजन में, तो मैंने उसको स्टार्टिंग में सोचा मैं अटेम्प्ट करूँगी। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे ही मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, एंड पूरा किया, आंसर 4 ऑप्शन है, किसी में मैच नहीं कर रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है। एक के साथ ही हुआ, दूसरे के साथ ही हुआ, थर्ड क्वेश्चन भी ये हुआ, और टाइम पेपर में हो रहा है। हाँ, कि मैं सॉल्व कर रही हूँ, मे बी मैं नर्वस थी या जो कुछ भी था कि मेरा जो आंसर आ रहा था वो किसी भी ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है, और आपका उसमें काफ़ी टाइम जा चुका है। तो मैं 5 मिनट के लिए ब्लैंक हो गई, मैं बस वॉच देख रही हूँ कि मेरा टाइम जा रहा है, मैं ऐसे ही मतलब 2 मिनट के लिए मैंने घड़ी देखती रही थी
कि ये मेरा टाइम जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी वो सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस छोड़ के प्रोबेबिलिटी पे आ गई, कंप्यूटर वगैरह किया, फिर लास्ट में फिर आई न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। मतलब दो मिनट के लिए पूरा ब्लैंक थी, ये मेरा पूरा टाइम जा चुका है। अच्छा। कितना अच्छा मेरा नहीं गया था पेपर 1। और उसके बाद पेपर 2 इन्फ्लुएंस एंड लीनियर मॉडल्स, वो ओवरऑल अच्छा गया था। पेपर 2 मेरा अच्छा गया था, लेकिन जब मैं घर आई हूँ मुझे फीवर आ गया रात में कि इतना वैसे सीरियसली किसी एग्जाम को नहीं लेना चाहिए जितना ज़्यादा मैंने ले लिया था। अरे एक साहब मिले हमको जो है रात भर सोए ही नहीं, बता रहे थे। हाँ, मैं खुद नहीं सोई थी, मुझे फीवर आ गया, पूरी रात में नहीं सोई। ऐसा था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, एक दिमाग में घूम रहा था ये अटेम्प्ट गया मेरा, शायद नहीं होगा। ये आपका पेपर 1 जो स्कोरिंग था, ऑब्जेक्टिव पेपर से स्कोरिंग होते हैं, और आप वो टाइम मुझे लगा मैं मैनेज नहीं कर पाई। और 3rd एंड 4th में बिल्कुल नींद में थी मैं थोड़ा बहुत देख लिया था क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है। मल्टीवेरिएट का पेपर बहुत अच्छा आया था मेरे टाइम पे, अच्छा। लेकिन मैं इतना शायद मुझे लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं थ्योरेटिकल लिखती जाऊंगी। आपको 2 घंटे लगातार लिखना होता है पेपर 3 एंड 4 में। 3rd अच्छा गया, 4th में मल्टीवेरिएट में थोड़ा डाउट में थी, मुझे लग रहा था मैं कहीं ये गलत ना कर दूँ इसका प्रूफ, अगर ये आपको रटे नहीं होते वो चीज़ें, और नींद में हूँ मैं, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। कहाँ लिख कुछ और रहे थे, लिख कुछ और चला हाँ, गया। कुछ और है। और थ्योरेटिकल में एक एज रहता है कि आपको चीज़ें याद हैं, आप लिखते गए। और फिर मैंने मल्टीवेरिएट ना करके क्वालिटी एंड वाइटल किया था। और अच्छा। वो मेरी मुझे लगता है मैं मल्टीवेरिएट क्योंकि बहुत अच्छा था, मैं कर सकती थी। एक जो मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया वो करना। और मेरे को ओवरऑल पेपर वो बहुत अच्छा आया था, मुझे लगा था कहीं ये विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का ये डेरिवेशन आ रहा है, कहीं गलत ना हो जाए उसमें। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें थी। जैसे तो कभी आपके भी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जितना सीरियसली मैंने लिया था नहीं लेना चाहिए था। एक अच्छा, कूल माइंड से होके जाना चाहिए, लेकिन कूल हो कहाँ पाता है ना। हो नहीं पाता है। हाँ, लोग सोचते तो बहुत कुछ है कि आज जाएंगे और वापस आएंगे तो एकदम आराम से थोड़ी देर चाय पियेंगे, फिर जो एक दो घंटे देख लेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन जब वापस आते हैं तो जल्दी भागो, पलटो चल के बदले। एक एग्ज़ाम का प्रेशर हो जाता है, एक आसपास जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका प्रेशर हो जाता है। एग्जाम से ज्यादा मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रेशर करते हैं ना, कि जो कैंडिडेट्स वहाँ के होते हैं हम्म, वो निकलते ही ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये सब चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं। किताबें पढ़ती थी ज्यादा, मतलब सोर्स मटेरियल ज्यादा रहते थे, या फिर चुनिंदा टॉपिक चुन लेती थी कि ये पढ़ना, या फिर किताबों को पढ़ के उनसे मटेरियल निकालती थी। मैं बुक्स पढ़ के करती थी डायरेक्ट, बुक्स पढ़ती बुक्स रहती से ही मेरा था कि जो भी बुक्स थे मैं डायरेक्टली बुक्स से पढ़ती थी और फिर अपने नोट्स बनाती थी उससे। वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, एक बुक पढ़ते हैं आपको डीप नॉलेज मिलती है उससे। आप किसी के आपको नोट्स मिल गए ऑनलाइन, वो आपको कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कोई आपको सब कुछ दे दे, सारे नोट्स करके दे देंगे, फिर भी आप उतना नहीं समझ पाओगे जितना कि बुक से पढ़ के आपको नॉलेज चाहिए। जैसे कोचिंग का था, तो मैंने आज तक कभी किसी चीज़ के लिए कोचिंग नहीं किया, और उसके लिए जो मेरे मोटिवेटर थे शायद मेरे पापा ही थे, क्योंकि मेरे माइंड में रहता था या आईआईटी जेई वगैरह, जेई मेंस के एग्ज़ाम्स वगैरह, पापा कहते थे कि हाँ करो ये अच्छा है आईआईटी के लिए। तो यार सब कोचिंग कर रहे हैं, पिज्जी है, ये है, तो लाखों की फीस भी होती थी उसमें। पापा वो थे कि नहीं, जो तुम खुद से पढ़ोगी तो तुम्हें ज़्यादा वो उन चीज़ों की नॉलेज होगी। कोचिंग वाला आपको उतना पढ़ाएगा, एक लाइन में वो आपको बता देंगे ऐसे ऐसे है, लेकिन आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको एक वास्ट नॉलेज मिलेगी, और वो मुझे लगता है मुझे बहुत हेल्पफुल किया। अगर मैं शायद कोई कोचिंग करती, मतलब अगर स्टूडेंट्स को करनी है कोचिंग वो कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपको कैसे मतलब आपको क्या फील होता है कि आपको लगता है कोचिंग है ज़रूरी आपके लिए, आप करिए, इसका कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप खुद से पढ़ते हो तो आपको एक अलग आप हर चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। आपके लिए ये नहीं होता है कि केवल मुझे इतना पढ़ना है जितना मुझे कोचिंग वाले ने बता दिया, आपको एक रहता है कि नहीं, मे भी हो सकता है इससे भी आ जाए कुछ, उससे भी आ जाए, तो आप काफ़ी रिसोर्सेज खुद ही बना लेते हो बुक्स, क्योंकि आपको कुछ डायरेक्शन नहीं पता होती, आप हर डायरेक्शन से लेके एक नॉलेज गेन होती रहती है। कंसिस्टेंसी का यूज कर रही हैं आप, शब्द का यूज किया, हम्म, क्या इसके मायने हैं लोगों के लिए, या हम्म, प्रिपरेशन के दौरान हम्म, कितना महत्व रखता है? हम्म, क्योंकि लोग बीच में ढीले पड़ जाते हैं। हम्म।
चले तो बहुत तेजी से आते, हाँ, लेकिन फिर बीच में चीज़ें कुछ कुछ हो जाती हैं किसी के साथ, फिर नहीं हो पाती, उसको कैसे कायम रख सकते हैं? वो एक इनर मोटिवेशन होनी चाहिए आपके अंदर। मतलब कंसिस्टेंसी कोई आपको बता नहीं पाएगा। आपने किसी को बता दिया कि आप हाँ रोज़ पढ़िए, लेकिन आपके अंदर इनर मोटिवेशन होना चाहिए। हाँ, पढ़ना है। आपके पेरेंट्स आपसे रोज़ बोलेंगे कि हाँ पढ़ लो, लेकिन आपके अंदर से नहीं, आप नहीं पढ़ोगे। तो वो सारी चीज़ें अगर अंदर से आ रही है कि हाँ पढ़ना है 1-2 घंटे, वो अंदर से ही आएगा आपका कंसिस्टेंसी। आप 1-2 घंटे लग रहा है कि हाँ निकालना है, पेपर पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। मैं आज तक कभी नहीं पढ़ी थी मॉर्निंग में उठ के, इस बार इसमें मैंने पढ़ना शुरू किया था मॉर्निंग। अच्छा। मतलब शुरुआत में मतलब पेरेंट्स तो कहते हैं कि हाँ सुबह पढ़ना हाँ, चाहिए, वो तो याद है। रहता है सुबह का पढ़ा हुआ, लेकिन आज तक उतना इम्प्लीमेंट नहीं किया मैंने। 1-2 बार कभी कभी पढ़ लिया, वैसा नहीं था कि हाँ सुबह उठ के मैं पढ़ रही हूँ रोज, कभी कहाँ नहीं था। पढ़ेंगे, 6:30 बजे निकलना है वहाँ से, हम्म। फिर इधर आना है, फिर यहाँ से भाग के जाना है, नींद तो आने का है। लेकिन इसमें मुझे लगा था कि मेरा मॉर्निंग रूटीन भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा है, और कोप अप करने के लिए मैंने मेडिटेशन शुरू किया था। ये वाली बहुत बढ़िया है मेडिटेशन। मेडिटेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है वो। क्या मतलब इफेक्ट बताइए, क्योंकि मैं मेरा फेवरेट चीज़ यही है, मेडिटेशन। अभी तो मेरा इतना नहीं हो पाता है, मैं जब से ऑफिस ज्वाइन कर लेता शायद टाइम नहीं मिल पाता है, या नहीं निकाल पा रही हूँ टाइम। उस दौरान अपने आप से ही शुरू किया था, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए। आप कैसे मतलब एक चाहे कह सकते हैं कि थोड़ा मोटिवेट हो गए कि हाँ शुरू, बस बैठ के आधे घंटे बैठ के आप कुछ भी मतलब आपको लग रहा है अनुलोम विलोम या ओम का ही मैंने शुरुआत की थी कि बस बैठे बस ओम का ही उच्चारण कर रहे हैं। तो एक तरह से जो माइंड की वाइब्रेशंस होती हैं आपकी अ, थोड़ा बैलेंस हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपके बताने के अनुसार जो मोटा मोटा हमें ये लग रहा है कि सोशली कनेक्टेड नहीं थे ज़्यादा, जैसा आप बता रहे हैं लोगों से या किसी स्टूडेंट से। स्टूडेंट क्या क्या अपने ही मतलब ज़्यादा उससे फ्रेंड सर्किल ज़्यादा बड़ा नहीं है, हैं वो 3-4 ऐसे घनिष्ठ मित्र रखे हैं अपने कि हाँ, जिनसे हम बतिया सकें खुल के, यहाँ कुछ ही। बनावटी बन ना रखना पड़े। हाँ, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जिनको मुझे लगता है हाँ मैं बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं एंड वो बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा। लेकिन हाँ फ्रेंड सर्कल छोटा ही है मुझे लगता है। ऑफिशियली मतलब ऑफिशियल है, अभी जॉब में है या जॉब के इतर भी हैं? नहीं, जॉब के तरह, जॉब के इतर। जॉब के तरीके ज़्यादातर मुझे लगता है कि फ्रेंड्स चाहिए जिनसे आप कम्युनिकेट कर सको, आप अपना बता सको कि ऐसा ऐसा है। अच्छा। मतलब बहुत कम है, जो लिस्ट है। बहुत ही कम है हमको लग रहा है, नहीं नहीं जिस हिसाब से बहुत चल रही चीजें। क्लोज मतलब कुछ ही है, कम ही बोलेंगे। लेकिन हाँ मुझे लगता है दोस्त वैसे होने चाहिए कि आप बोल सको, आपको सोचना ना पड़े एक बार, और मुंह वो फट आपको के बोल दो जो कुछ बोलना हाँ हो। जज ना करे वो किसी चीज को लेके। अच्छा ये बताइए साहब कि जब रिजल्ट आने के बाद, रुकिए हम क्वेश्चन फ्रेम कर दे बढ़िया वाला। बोलिए। हाँ तो ये साहब बताइए कि इतना जो है तैयारी करने के बाद, इंटरव्यू के बाद सारी चीजें हो जाती हैं, फिर रिजल्ट आता है, कितने दिन बाद रिजल्ट आया था? मेरा 29 नवंबर को था इंटरव्यू एंड 13 दिसंबर रिजल्ट आया था। अच्छा, जल्दी जल्दी आ गया मतलब, तो मौज आया नाम देख करके? मेरा रिजल्ट कैसा था कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, वो कह रही कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा किस लिए? मेरा और कह रही तुमने रिजल्ट नहीं देखा, तुम्हारा हो गया है। अच्छा। और उसके भैया ने उसको कॉल करके बताया था हाँ। कि हाँ तुम्हारी फ्रेंड का हो गया है। अब मैंने रिजल्ट ही नहीं देखा, मैंने रिजल्ट देखना शुरू किया, हाँ मेरा हो गया है। फिर कॉल पे कॉल आते रहे, वो अलग ही मोमेंट था। अच्छा। फिर सब सारे टीचर्स, मुझे अभी भी याद है, मैं यूनिवर्सिटी गई थी, जितने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था बीबीए में इतना खुश थे, जैसे आपको होता नहीं इंटरनली आप खुश हो रहे हैं इसी के लिए। मतलब बहुत ही तो ऐसा लग रहा था वो उनकी सक्सेस है। सारे टीचर्स इस तरह से, मतलब बहुत ही अच्छा था, मेमोरेबल एक्सपीरियंस। लेकिन एक चीज़ थी कि अगर मेरे पेरेंट्स होते, वो शायद खुशी अलग होती। और वो अभी भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं पिंच करती है। अब चाहे मैं कितनी बड़ी ऑफिसर से बन जाऊँ, लेकिन वो हमेशा मेरे माइंड में रहेगा, काश वो होते। वो सारी चीज़ें थी।
बाकी ओवरऑल तो सब लोग थे खुश, लेकिन मुझे अभी भी वो खालीपन सा लगता है कि काश होते वो लोग देखते हैं, वो वाला था। लेकिन कहीं नहीं, कुछ ना कुछ उनकी ब्लेसिंग्स ही थी। अगर मैं उस समय ही शायद अपनी लाइफ एंड कर लेती तो मैं आज शायद आपके साथ नहीं बैठी होती। तो कहीं ना कहीं से जो एक इनर मोटिवेशन था वो मेरे पेरेंट्स का ही था। मुझे लगता है ब्लेसिंग्स बहुत होती हैं, अगर जहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे, वो सारी। उन साहब को पार्टी देने गई थी कि नहीं, जो मधुरिका मैम साहब की? मैम बहुत खुश थी। अच्छा। जैसे रोल मॉडल, एक टीचर, बहुत सारे टीचर्स बनते हैं लेकिन कुछ टीचर्स आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, एंड मैम वाज वन ऑफ देम। ट्रेनिंग के दौरान का बेस्ट पार्ट क्या रहा सबसे ज़्यादा, कि ये मौज आ गई हमको, या यहाँ गए वहाँ वो बहुत बढ़िया लगा हमको? बेस्ट पार्ट प्रेसिडेंट मीट। अच्छा, वो हाँ, हाँ। जो प्रेसिडेंट के साथ हमारी मीट थी वो मेमोरेबल रहेगी हमेशा। तो वो लाइफ टाइम रहेगा कि आप अंदर जाते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस। अच्छा, क्या मतलब जब वो प्रेसिडेंट आते हैं और फिर उस समय क्या मतलब फील क्या होता है उस समय, जब डायरेक्ट द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया से जब रूबरू होने वाले होते हैं आप लोग, तो क्या अंदर चल रहा होता है? एक तो एक्साइटमेंट रहती है, फर्स्ट टाइम अंदर जाना राष्ट्रपति भवन के, एंड जो मैम की सादगी थी, मतलब बहुत ही सिंपल। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक जो होता नहीं है कि आप इतने बड़े पोस्ट पे होके इतनी सादगी से आप अपनी चीज़ें रख रहे हैं। और मैम ने जैसे इस पे बहुत उनको बहुत अच्छा लगा था कि फीमेल्स काफ़ी आ रही हैं फील्ड में, उसको उन्होंने बोला था अपनी स्पीच में। एक मुझे जो सबसे ज़्यादा टच किया प्रेसिडेंट मैम का, वो उनकी सिंप्लिसिटी थी। उन्होंने अपनी लाइफ में कितना सफ़र किया, जब आप उनकी देखेंगे हिस्ट्री, एंड कितनी पोलाइटली और कितनी सिंप्लिसिटी से वो रहती हैं, और उन्होंने वो ग्रेस जो है, वो ग्रेस मुझे टच किया मैम का। कहीं ना कहीं आप किसी भी इंसान से मिले, मुझे लगता है उससे कुछ सीखना चाहिए, एंड शी इज़ तो प्रेसिडेंट है, तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे मैंने अपनी जो लाइफ जर्नी से देखा, मुझे लगता है यार दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, आपको बस सीखने की ज़रूरत है। मतलब लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, बहुत विश्वास नहीं करते, मुझे लगता है नहीं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं। हम बस हमारा ओल्ड मतलब कैसे हम देखते हैं उन चीज़ों को, नजरिया क्या हमारा रहता हाँ, है, नज़रिया क्या है। 1-to-1 बात हुई थी क्या ऐसे? 1-to-1 उनसे बात हुई, सिर्फ ऐसे हाँ हेलो हाँ, मैम नमस्कार हुआ था, 1-to-1 नहीं। वहाँ पर क्या मतलब प्रोसेस क्या रहता है? मैम आती हैं, सिर्फ आपको इंट्रो वो? नहीं, एक प्रोटोकॉल रहता है। मैम आती है, वो एक मतलब हमारे जो बैच से हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो बताते हैं कि ये इससे सर्विस के हैं, ये हम यहाँ ट्रेनिंग है। मैम को ओवरव्यू दिया जाता वो है। सिर्फ फर्स्ट रैंक ही करता है क्या? नहीं, वो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है उसको। अच्छा। एंड फिर मैम का जो भी उनको लगता है इस सर्विस से ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, या ये चीज़ें हैं जो उनको अच्छी लगी, वो बोलती हैं। मतलब लेकिन एक देखना पास से या फिर उस तरीके से वो अलग ही रहता है वो सारी चीज़ें। इतना सिक्योरिटी, इतना ये वो सब वहाँ पर। लेकिन आपके अंदर भी आता है यार, एक बहुत सिंपल इंसान बहुत हाई अचीव कर सकता है, बस एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मतलब मैम ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो प्रेसिडेंट बता ही रहे थे कि अचानक गया फोन, साहब आइए, हाजिर होइए यहाँ पे, तो बढ़िया। तो यहीं पे समेटा जाए इस संवाद को। ये अंशिका साहब थी, जो अभी लखनऊ में साहब पोस्टेड हैं, ISS बैच 2021 के अधिकारी हैं। हमने इनसे लगभग चीज़ों पर बातचीत कर ली है। बाकी अगर आपके मन में कोई उत्सुकता हो जानने की कुछ क्या कैसे होता है, या और भी चीज़ें आपके मन में अगर उठ रही हों, तो आप बेहिचक हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे चैनल पर आई और कुछ चीज़ें जो थी उनको स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि
मेरे अगर इस इंटरव्यू से कुछ स्टूडेंट्स को भी अगर कुछ फ़ायदा मिल पा रहा है कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं आपको थैंकफुल करूँगी।